अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। चैप्टर में आए हैं। इस पहला पेज क्या है? 65 पे हैं, टॉप पे। और मेरा हाल में देख के आ जाएगा समझ आपको। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, अगर हमने किसी फॉरेन कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वो अपना कोई इक्विटी मेथड वाली इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो एसोसिएट है चाहे वो जेवी है, तो इक्विटी मेथड में क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट में रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स ऐड कर रहे होते हैं। तो चूंकि वो फॉरेन कंपनी है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट उस पर भी ट्रांसलेशन गेन आएगा, क्योंकि हम उसकी रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व पे हिस्सा लगा के कंसोलिडेट करेंगे, तो उसकी तो रिटेन अर्निंग होंगी डॉलर में, तो उस पर भी फिर एक्सचेंज गेन आया करेगा। ये उसको निकालने का तरीका 3 लाइनें सिर्फ, ये टेबल बनाया हुआ है मैंने। इन्वेस्टमेंट जब की थी वो वाला रेट, उसके बाद जो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स है उन पे उन ईयर्स का रेट, और क्लोजिंग बैलेंस पे ईयर एंड का रेट। तो बैलेंसिंग फिगर ये एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाएंगे, यानी उन्हीं एक्सचेंज रिजर्व में जाकर ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एसएफपी का सवाल करते हैं। उसमें एसोसिएट भी है और फिर अगली क्लास में इनकम स्टेटमेंट कराता हूँ। आप पढ़ लें दिसंबर 22, बुक में है क्वेश्चन 33, बुक में क्वेश्चन 33 है दिसंबर 22, HLGL CL पढ़ लें, मैं करता हूँ।
जी पढ़ लिया। अच्छा इसमें जरा कंपनीज के रिश्ते देख लेते हैं। एचएल ने जीएल में क्या क्या किया जी? सबसे पहले 60% खरीदे थे कब? 1 जुलाई 21। फिर उसके बाद क्या किया? कब? 1 जनवरी 22। कितना? 15%। तो ये छोटे एस से बड़ा एस बन गया और ईयर एंड है 30 जून 22। तो यहां 60 है और 75 है और ये छोटे एस से बड़े एस वाला केस आ गया। यानी पहला ही साल है, ये पहला ही साल है। अच्छा एचएल और सी क्या मामला है? एचएल और सीएल 1 जुलाई 20 को कितने 80% खरीदे थे और एक्विजिशन रेट क्या है ये? अच्छा 1 जुलाई 20 को 80% खरीदे थे, उसके बाद 1 जुलाई 21 को 50% बेच दिए। यानी यहां ये 80% एस है और यहां ये 30% ए है। तो फॉरेन सब्सिडरी भी आ गई, गेन ऑन डिस्पोजल भी आ गया और फॉरेन एसोसिएट भी आ गया। ये है जी दो कंपनियां। ये पॉइंट नंबर। और इस सवाल में एक अच्छी बात ये है, बड़ी अच्छी बात है कि रिटेन अर्निंग और वगैरह में आप देखेंगे तो सब्सिडीज में एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो यानी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट जरूर नजर आएगी आपको, लेकिन रिटेन अर्निंग में आपको ऐसे एडजस्टमेंट्स नहीं नजर आएंगी। क्या जी? हाँ लेकिन उस पर कोई इक्विटी मेथड लगाने का ऐसा कोई डाटा तो नहीं है कि है, बस सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बस, और तो मजीद कुछ नहीं है। ठीक है जी रिश्तेदारियां। चले चूंकि फॉरेन सब्सिडरी है, लेकिन फॉरेन सब्सिडरी थी है नहीं थी, ईयर एंड पे वो नहीं है सब्सिडरी, तो एसओएफपी को वो ट्रांसलेट करना है। हाँ जी है कंसोलिडेट तो करना ही नहीं है, तो सब इसकी एसओएफपी को नहीं करना ट्रांसलेट, लेकिन एसोसिएट है तो कुछ तो करना। ये बहरहाल कंसोलिडेट नहीं करना तो वो एसओएफपी छोड़ दी मैंने, एसोसिएट में आगे देखते हैं क्या करना है। गुडविल निकालनी है, गुडविल भी नहीं निकालनी फॉरेन की, क्यों नहीं निकालनी? है नहीं थी तो था ना, तो गुडविल निकालें कि नहीं? क्यों? भाई गेन और डिस्पोजल के लिए चाहिए होती है ना, तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल हाँ निकालनी पड़ेगी, तो गुडविल की वर्किंग में आ जाते हैं। एसओएफपी की जगह छोड़ दी मैंने और वर्किंग में गुडविल में आ गया। एक एस है जीएल और एक एस थी सीएल, और जो सीएल है वो डॉलर क्या है? डॉलर है ना, डॉलर। और डबल एस नहीं है सवाल में कोई। जी पहले जीएल को करते हैं सॉल्व। जीएल में इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में है? नहीं क्या है? कैश है, शेयर्स हैं, क्या है? डिवेंचर इशू किए हैं, तो जीएल वाली इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स की है। और हम लोग जब डिवेंचर या शेयर्स दे रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड करते हैं? वो जो डिवेंचर शेयर दे रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू पे। तो उसके लिए आ जाता हूं मैं 1.1।
अच्छा मुझे पता है इसमें गुडविल है रुपीज में नहीं आना, इसलिए मैं ये जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना मुझे पता नहीं आना रुपीज में। वर्किंग 1.1 डिवेंचर्स, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी किस अमाउंट पे हम इनिशियली फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी किस रेट पे? मार्केट रेट पे। तो कितने डिवेंचर और क्या हिसाब किताब है? 1 डिवेंचर फॉर एवरी 2 शेयर्स। और जीएल के हमने शेयर्स कितने लिए? हम लोग जीएल के कितने शेयर्स ले रहे हैं? जीएल के शेयर्स हैं कितने? 200 मिलियन 2000 200 मिलियन, और 200 मिलियन शेयर्स ले हम रहे हैं 60%। और डिवेंचर कितने दे रहे हैं? 1 फॉर 2, और एक डिवेंचर है 50 शायद। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 50। कितना आ गया? 3000 मिलियन। अच्छा ये मैंने क्यों निकाला भाई? फेस वैल्यू निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो निकलेंगे ना। हमने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकाल ली है ना, तो टोटल फेस वैल्यू निकलेगी तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आएंगे। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं कूपन और रिडेम्पशन पे जो पैसे वापस करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या थे? द डिवेंचर्स वुड बी रिडीम्ड आफ्टर 6 साल, ठीक है, एट पार, ये रिडेम्पशन हो गई। द डिवेंचर्स कैरी एन इंटरेस्ट ऑफ 14%, ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कूपन हो गया। जबकि इसकी पीवी कितने पे निकालनी है? 12% पे। तो हमने इनकी पीवी निकाल दी है और वो इन डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू होगी। तो फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स होगी कूपन और रिडेम्पशन। कूपन होना है 3000 का 14%, 3000 पे 14% कूपन है, कितना बना? 420। 420 1 माइनस 1.12 पावर माइनस 6.12। इस पे मैंने लगा दी एनविटी डिस्काउंटिंग, और 3000 हमने वापस कर देना है 1.12 पावर माइनस 6। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकाल रहा हूं मार्केट रेट पे। 1727 ये 1520 3247। अच्छा अभी वर्किंग 1.1 कर ही रहा हूं और इसकी फिगर हमने निकाल ही ली है। कब का वाकया ये? 1 जुलाई 21, यानी पहला साल है। और सवाल पूरा पढ़ा है तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पेरेंट ने इसकी क्या काउंटिंग की है? नहीं की ना काउंटिंग, तो वो भी तो हमने ठीक करनी है ना। तो IFRS 9 अमोर्टाइज कॉस्ट वो भी साथ ही कर लेते हैं। अच्छा वो मेरे पास जगह कम है, मैं अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बना रहा हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। इनिशियल रिकग्निशन हो गई 3247, इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला हो गया इस पे 12%। वो जो ऐसे टेबल बनाते हैं ना अमोर्टाइज कॉस्ट वाला, वो मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि एक ही तो साल है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% पे 389 और कैश फ्लो 420। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 3217 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मैंने चूंकि पेरेंट ने रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी तो हमने पहले इनिशियल मेजरमेंट निकाली और सब्सिक्वेंटली फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है अमोर्टाइज कॉस्ट पे आना था, तो वो एक साल वाली लाइन बनाई मैंने। वो जो ऐसे बनाते हैं एक ही साल था तो मैंने ऐसे बनाई। अभी तो गुडविल की वर्किंग कर रहा था, लेकिन जब इस पे मेहनत शुरू करी दी थी तो मैंने इसकी पूरी IFRS 9 की अकाउंटिंग भी कर दी। गुडविल में वापस आ जाते हैं, ये लिखेंगे जी 3247। NCI फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट पे वो 1.1 नोट कर लें, फिर करता हूं पूरा।
जी 1.1 कर ली। अच्छा आप बताएं इस जीएल का कैपिटल कितना कितना 2000। प्रीमियम मदर्स ऑफ टाइप नहीं। रिटेन अर्निंग उस वक्त कितनी थी दी नहीं है 2580। पॉइंट नंबर 1 वो सारा डिवेंचर्स का था, वो कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी थी और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है फॉलोइंग। नंबर 1 इसकी एक इन्वेस्टमेंट इन जेवी थी जिसकी कैरिंग अमाउंट इतनी थी जबकि फेयर वैल्यू 680 थी, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये पहले भी एक सवाल में किया हुआ है हमने। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पे कहां तक पहुंचाना है, कितना बढ़ाना है 170। और अगला बुलेट पॉइंट, जीएल के पास एक जमीन थी और जीएल का इरादा कुछ और था, एचएल का इरादा और है। जीएल का जो इरादा था उसकी फेयर वैल्यू और है और एचएल के इरादे की फेयर वैल्यू और है, तो फिर किसका इरादा देखें एचएल का क्यों नहीं। हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों डाल रहे होते हैं ताकि सही गुडविल पता चल सके, तो कि हमने जो पैसे दिए असल में गुडविल की वजह से कितने दिए, तो पैसे तो हमसे बेचने वाले मांग रहे हैं ना। देखें उनकी नजर में इस जगह पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनना था और शायद वाकई बना लेते, तो उनकी नजर में जो लैंड की वर्थ थी उसके हिसाब से उन्होंने शेयर की कीमत मांगी होगी ना। तो हम लोग यहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसलिए डाल रहे होते हैं ताकि ये पता चले कि इन चीजों के लिए उन्होंने कितने पैसे मांगे थे और फिर गुडविल के लिए कितने पैसे मांगे थे, तो इसलिए उनकी नजर वाली फेयर वैल्यू। वो तो पेरेंट वाली बात की बात है कि उसको फिर कंसोलिडेट करने के बाद पॉलिसी कौन सी लगानी है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है कि कॉस्ट मॉडल लगाना है, वो तो बात की बात है। हम कह रहे हैं कि जो उस वक्त एस के लोग अपने शेयर्स बेच रहे थे उनकी नजर में एसेट्स की वैल्यू क्या क्या थी, तो ही तो पता चलेगा कि अच्छा गुडविल के नाम पे कितने पैसे लिए, तो इसलिए जीएल की नजर वाली। तो लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बन गई। अच्छा ये ब्रैकेट में भी दिखा देता हूं कितनी उनकी नजर में है, और बुक वैल्यू 210। तीसरा बुलेट पॉइंट, नेट डीबीओ था और उसके लिए चलो फेयर वैल्यू ही कह लो बेशक 290, तो इसका कुछ भी नहीं करना। क्यों कुछ भी नहीं करना, हाँ जी क्यों कुछ नहीं करना। चले खैर भूल भाल गए। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्सेप्शन में आईएस 19 भी था। जब आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना तो उनमें एक एक्सेप्शन का डब्बा तब छोड़ा था कि सवालों के साथ साथ बताऊंगा, तो वो पीछे किसी सवाल कराते हुए मैंने सारा डब्बा बताया था। आईएस 19 की चीजें, आईएफआरएस 5 की चीजें, लीज लायबिलिटी वाली चीजें, उन पे नहीं करनी होती फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये चैप्टर के शुरू में शायद तीसरे चौथे पेज पे होगा, कंसोलिडेशन के बिल्कुल स्टार्ट में 12.1 तीसरा चौथा शायद। जी आईएस 19 वाली आइटम्स की नहीं करनी होती फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो इस तीसरे बुलेट पॉइंट का कुछ भी नहीं करना। चलें और आगे चलें। जीएल की गुडविल की कोई और 0.3456 नहीं है। चलें इसका डब्बा बंद कर दें। फोर एनसीआई हो गई 4960 का 40%। 1984 गुडविल आ गई। टू सेवन 1 कोई इंपेयरमेंट इसकी नहीं। चले सीएल पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट जुलाई 20 को सीएल में 80% खरीदा था। कितने का खरीदा था 240। सीएल का कैपिटल कितना 1। सीएल की तब रिटेन अर्निंग कितनी थी तब 180। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट जी। लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, बिल्डिंग की पता नहीं 10। $340 और एनसीआई थी फिर 340 का 20% 68, तो गुडविल बन गई
32 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव गुडविल है, तो फिर इसको हमने हर ईयर एंड पे अपडेट नहीं करना। वो तो गुडविल थी जिसपे एक्सचेंज गेन लॉस आना था, तो ये तो है ही नहीं गुडविल, इसलिए इस पे हमने कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं निकालना। ये तो तभी आई और तभी इनकम बन गई, इसलिए मैंने वो रुपीज में नहीं लाना इसको। देखें, गुडविल को रुपीज में तो तब लाना था जब उसको हम ईयर एंड पे अपडेट करते और गुडविल के ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस निकालते। तो गुडविल ही नहीं है तो एक्सचेंज गेन किस बात का, तो गुडविल बस डन। अच्छा, रिटेन अर्निंग की करता हूं वर्किंग। अच्छा, वैसे तो इनमें एडजस्टमेंट्स नहीं है, कॉलम जगह ही ज्यादा घेरता है, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ये सारे रिश्तों के ना कॉलम बनाया करें, बेशक कोई एडजस्टमेंट ना भी हो लेकिन कॉलम चलाया करें। तो रिटेन अर्निंग में एक तो आ गया पेरेंट HL, एक आ गया GL नया वाला, एक आ गया GL पुराना वाला, एक आ गया CL नया वाला जब ये एसोसिएट बन गया, और एक आ गया CL पुराना वाला जब ये S था। तो ये 5 कॉलम बना लिए। CL जब S था, CL जब A है, GL जब छोटा S था, GL जब बड़ा S है। अब ये चूंकि फॉरेन है, तो कल जो फॉरेन को हमने किया था तो वो तो फिर SOFP ट्रांसलेट करेंगे तो ये फिगर आएगी। रिटेन अर्निंग में मैंने फॉरेन सब्सिडी की रिटेन अर्निंग रुपीस वाली ही लिखी थी, तो उसमें तो फिर कुछ ट्रांसलेशन का चक्कर तो डालना पड़ेगा, तो इसलिए ये 2 कॉलम अभी नहीं भर सकूंगा, पहले वो कर लेते हैं। क्योंकि GL सादगी से हो रही है तो GL तो करें ना, GL को फारिग करके फिर SL पे आते हैं, CL पे आते हैं। देखिए 2 सब्सिडीज हैं, एक सब्सिडी है और एक सब्सिडी थी वो खत्म हो गई, तो वो जो फॉरेन है उसकी फिर हमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसलेशन के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आई एडवाइस के इसको सेपरेट रख लें। कल तो मैंने सवाल कराते सब्सिडी एक रखी थी ना, तो और वो जो था सवाल 5 पेपर का किया उसमें तो कंसोलिडेट करना था, इसको तो हमने अलग से कुछ करना है, कंसोलिडेट तो करना नहीं है। अगर कंसोलिडेट करना होता तो मैं जरूर इसकी पूरी SOFP बनाता, फिर हम P+S करते। इसको जब कंसोलिडेट ही नहीं करना तो इसलिए इसको साइड पे कर देते हैं, पहले GL को इज्जत के साथ सॉल्व कर लेते हैं एज पर SOFP। HL का SOFP में क्या है रिटेन अर्निंग 6 5। अच्छा, अब देखें 60% वाले कॉलम में एक्विजिशन डेट वाली रिटेन अर्निंग और 75% वाले कॉलम में ये प्री जैसी चीज और ये आज वाली। तो आज कितनी है 32 और एक्विजिशन पे इतनी थी 2580। और यहां क्या लिखूंगा 1 जनवरी 22 वाली, तो वो बताइए कोई 1 जनवरी 22 वाली। पॉइंट नंबर 3 में 2860, तो वो 2860 यहां आ गई और यहां आ गई। पॉइंट 1 में कुछ रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करने वाला। अच्छा देखें, वैसे आपको तो सवाल यही सॉल्व करना चाहिए, जब तक कराता भी आ रहा हूं कि SOFP बनाए, पहले P+S ब्रैकेट खोल लें और फिर ये वर्किंग्स करें, ताकि जो जो एडजस्टमेंट हो वो हम साथ साथ करें। मुझे चूंकि जगह मैनेज करनी होती है तो भी मुझे जहां भी एक वर्किंग आना पड़ेगा, इसलिए मैंने SOFP नहीं खोली, लेकिन सारे सवालों में SOFP साथ चला रहा था। पॉइंट 1 इसमें रिटेन अर्निंग का क्या है, जो पेरेंट ने इन डिवेंचर्स की सही अकाउंटिंग नहीं की हुई
वो सही अकाउंटिंग करनी है, और उसने एरर क्या किया हुआ है, ये जो कूपन पे किया था वो उसने एक्सपेंस मान लिया था, यानी करना ये चाहिए था, बल्कि बना लेता हूं यार ऐसी ना, फिर खैर है जगह मैनेज कर लेंगे। एसओएफपी भी खोलता हूं साथ है, खुला एसओएफपी कि नहीं, खोल लेते हैं जी, एसओएफपी खोल लेते हैं। जी पीपी सीएल को नहीं करेगा कंसोलिडेट, 603130 आगे। इन्वेस्टमेंट इन जीएल उड़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सीएल एसोसिएट बन के बच जाएगा, सीएल अब एसोसिएट बन गया हुआ है तो वो एसोसिएट बन के बच जाएगा, ये हमने साइड पे रखा है अभी। और इन्वेस्टमेंट इन कोई जेवी है तो वो ठीक है तो है कितना 650, गुडविल वर्किंग वन और करंट एसेट्स। एक दो लाइनें छोड़ लेते हैं, क्या पता कोई नया आ जाए। करंट एसेट्स, हाँ जी जी 2870 प्लस 2875। कैपिटल 3000। और अच्छा एक हमने सवाल चूंकि पढ़ा है तो हमें पता है कि फॉरेन सब्सिडरी ना सी फॉरेन एसोसिएट है तो एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। रिटेन अर्निंग्स वर्किंग टू, और छोटे एस से बड़ा एस बन रहा है तो वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी डलनी है। अदर रिजर्व भी हो सकते हैं और आपको बताया था कि रिटेन अर्निंग में भी डाल लेते होते हैं, लेकिन चलो अदर रिजर्व एनसीआई वर्किंग 4। और आगे नॉन करंट लायबिलिटी डीबीओ जी 650 आगे प्लस 280 आगे। यानी करंट लायबिलिटीज या अदर, बस अदर हैं तो ये तो हमें पता है नॉन करंट है तो अदर चलो करंट ही होंगे फिर। जी 20751095। चलो एसएफपी खुल गई। हाँ जी पॉइंट 1 पे आते हैं। पॉइंट 1 में क्या हुआ है, पॉइंट 1 के अंदर अच्छा आप सवाल सॉल्व करते हुए सीएल चूंकि सब्सिडरी नहीं रही इसलिए वो जो कल ट्रांसलेशन की थी वो छोड़ दिया, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। तो चूंकि कुछ ना कुछ अलग से करना ही है तो मैंने सीएल को साइड पे रखे, पहले पेरेंट और जीएल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं ताकि जीएल से हम फारिग हो लें, फिर सीएल देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेरेंट ने डिवेंचर्स की सही अकाउंटिंग नहीं की और जो कूपन दिया उसको एक्सपेंस बना दिया, तो वो तो रिवर्स करें ना। जो कूपन चार्ज कर दिया वो एड बैक कर दिया। सही अकाउंटिंग कर लेते हैं। सही अकाउंटिंग क्या है, एक्सपेंस बना लेते हैं सही वाला 389.64 और डिवेंचर्स को बुक्स में लाया नहीं हुआ तो डिवेंचर्स को बुक्स में ले आते हैं 3216.64। ये पॉइंट 1 हो गया। एक्सपेंस गलत बनाया था वो ठीक कर दिया और डिवेंचर तो बुक्स में था ही नहीं वो ले आए। पॉइंट 2, अच्छा पहले मैं से गुडविल सॉल्व कर रहा था तो अब पॉइंट 2 को दोबारा देखते हैं। पॉइंट 2 में एक तो ये इन्वेस्टमेंट इन जेवी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है हमने, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और यहां ऐड। वहां ऐड और रेलेवेंट एसेट में ऐड। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, नेट एसेट्स में ऐड और रेलेवेंट एसेट में ऐड। फिर क्या किया, दूसरा बुलेट पॉइंट लैंड में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और पीपीई में ऐड। फिर तीसरे बुलेट पॉइंट को हमने लिफ्ट नहीं कराई,
ये हो गया 0.2। 0.3 इसका क्या करना है, छोटे एस से बड़े एस की एडजस्टमेंट डालनी है। पहले चेक कर लेते हैं और तो नहीं कोई एडजस्टमेंट होने वाली। पॉइंट नंबर 4 सीएल है, 0.5 फिर सीएल है, 0.6 सीएल है, बस जीएल फारे हो गया बस। तो अब हम जीएल में, जीएल खत्म, बस जीएल में कुछ नहीं है। फोर 2 8 420 का 75 और 280 का 60। कितना जी? 483। और जीएल की, चलिए बाद में बता दूंगा, जीएल की एडजस्टमेंट वो छोटे से बड़े एस वाली एडजस्टमेंट तरीका क्या होता है, जितने हम मजीद पैसे दे रहे हैं उसको कैसे कंपेयर करते हैं, हम बड़े एस की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज इन एनसीआई। और डिक्रीज इन एनसीआई का तरीका क्या है, पहले आप एनसीआई ये सोच के निकालें कि अगर उस वक्त बैलेंस शीट बन रही होती तो एनसीआई की वैल्यू कैसे निकलती। कब का वाकया ये छोटे एस से बड़े एस वाला काम है। उस दिन एनसीआई कैलकुलेट होती तो क्या होती, बैलेंस शीट सोच के निकालें तो वैल्यू एट एक्विजिशन, ये और रिटेन अर्निंग की कौन सी फिगर लूं, ये। असल में ना कंसोलिडेशन में चीजें हैं बहुत ज्यादा और वो आप पढ़ते नहीं है तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। 280 पे 112 20। एडजस्टमेंट इन इक्विटी निकालने का तरीका ये होता है कि उस वक्त अगर एसओएफपी बनती तो एनसीआई क्या होता, एक बार वो निकाल लें, फिर यहां से निकालें डिक्रीज इन एनसीआई, क्योंकि हम बड़ा एस कर रहे हैं। और डिक्रीज इन एनसीआई निकालने का तरीका होता है कि ये 40 थी, अब कितनी होने जा रही है 25, तो कितनी कम हो रही है 15, तो ये 40 है तो 15 कम हो रही है 786। और हम इनको पैसे कितने दे रहे हैं, इस बड़ा एस बनने के लिए कितने पैसे दिए हमने, 15% कितने में खरीदा 8, और कम पैसे दें तो गेन, ज्यादा पैसे दें तो लॉस 104। ये हमारे लिए एक लॉस जैसी चीज हो गई, ये लिख देते हैं यहां। एक मिनट, 104। अच्छा जी, तो जीएल में एडजस्टमेंट इन इक्विटी भी डाल ली, जीएल सारी कंसोलिडेटेड भी हो गई, और एनसीआई भी सिर्फ जीएल की ही निकलनी है, तो एनसीआई भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। एनसीआई जीएल की निकलनी है बस। अब ये छोटे ऐसे बड़ा वाला सवाल है, तो वैल्यू एट एक्विजिशन क्या करूं, 1984 को 40 से 25 पे ले जाएंगे। ये आपको आता है सारा, बस भूला हुआ है, आता है। 40, और इन दोनों के ऊपर नया एनसीआई 420 भी और 280 भी, इन दोनों के ऊपर 25।
1751 चलिए जीएल फारिग हो गया और ब्रैकेट भी बंद करने हैं तो बेशक ब्रैकेट भी बंद कर लें। अब हम सीएल पे आते हैं क्योंकि सीएल को कंसोलिडेट तो हमने करना नहीं है, तो ये ब्रैकेट बंद है। पीपीई ये और ये ब्रैकेट बंद कर दें ताकि पता हो सिर्फ सीएल रह गया। जी जी बताएं। पीपी 9405 और इन्वेस्टमेंट इन जेवी 820 और गुडविल आ गई 271 और करंट एसेट्स 5745 और बिल्कुल सही है। ये इन्वेस्टमेंट इन सीएल रह गया, वो करते हैं। एसेट्स खत्म हो गए और कैपिटल हो गया, एक्सचेंज रिजर्व आना है, रिटेन अर्निंग आनी है और ये डीबीओ ये 370 3000 14 15 104 930। ठीक है, अब हमारा रह गए रिटेन अर्निंग क्योंकि सीएल को डालना है बीच में और ये एक्सचेंज रिजर्व हो रही है। अब सीएल पे हाथ डालते हैं और उसके लिए मुझे ठीक है मिटानी है चीजें बहुत सारी। अच्छा गुडविल को भी मैं इस्तेमाल कर लूँ ताकि मिटाऊं वो नेगेटिव गुडविल। ये जज्बाती आंसर है, वो $32 है भाई, ये डॉलर है। उस दिन कितने का था डॉलर? उस दिन किस दिन? 1 जुलाई 20 कितने का था? 10 का। बड़ा सस्ता डॉलर है। अच्छा सी डॉलर है। अच्छा 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 तो 32 और 10 जी 320। चले ये नोटेड सारा। क्या जी? अरे नहीं ये $C कुछ नहीं है। वो कल वाले सवाल में को पता नहीं $T था कि क्या था, वो तो एमी उसने अल्फाबेट डाला है मेरे साथ। $C नहीं किसी मुल्क में चलता, एमी उसने बस एक नाम दिया हुआ। ये भी मिटा दूं।
अच्छा जी, अब सीएल पे आते हैं। सीएल की कहानी दोबारा सुनाता हूं। सीएल में हमने सबसे पहले 80% खरीदा था 1 जुलाई 20 को, और उसके बाद इसमें से 50% बेच दिया 1 जुलाई 21 को, और हम खड़े हैं 30 जून 22 पे। अभी उसकी रिटेन अर्निंग कितनी है? एसएफपी में आ रही होंगी 235। इस दिन कितनी थी? कोई ऐसी बात की? अच्छा, इस दिन कितनी थी? ये तो भी गुडविल में लिया है यार, 180। इस दिन कितनी थी? नहीं है? नहीं है? है? दी है ना। इस फेज में ये एस है, इस फेज में ये ए है, और चूंकि इस फेज तक ये एस था यहां, तो इस पे हमने गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है। और गेन ऑन डिस्पोजल निकालने का तरीका ये होता है कि जितने पैसे मिले प्लस जो इन्वेस्टमेंट रख ली उसकी फेयर वैल्यू, उसमें से हम उस दिन एस की इक्विटी निकालते हैं, उसमें से एनसीआई माइनस करते हैं। और कल एक चीज सिखाई थी कि अगर ये फॉरेन सब्सिडरी है तो उस पर जब आप गेन ऑन डिस्पोजल निकालें तो वो जो इस पे ट्रांसलेशन रिजर्व था वो भी इसके साथ मिला दे। ये इस चैप्टर के दूसरे पेज के टॉप पे डब्बा बना के लिखा हुआ था मैंने, कल जबानी की थी बात, आज करके दिखाता हूं। तो इसका मतलब है कि हमें ना इसको सब्सिडरी समझते हुए यहां तक पहले लाना पड़ेगा। ये बात दोबारा सुने, मैंने अच्छी नहीं समझाई। जब 30 जून 21 था, पिछले साल तक ये एस थी ना, तो इसको कंसोलिडेट भी किया होगा। जब कंसोलिडेट किया होगा तो इसके ऊपर वो एक्सचेंज रिजर्व भी आए होंगे, वो जो कल डाले थे। फिर जब इस सब्सिडरी को हम बेचने लगे हैं तो उन एक्सचेंज रिजर्व्स को हमने गेन ऑन डिस्पोजल के साथ मिला देना है। ये चैप्टर पेज 64 65 पे एक डब्बा बना के मैंने लिखी हुई है बात। तो हमें वो फिगर तभी पता चलेगी ना जब हम 2021 का सवाल सॉल्व करेंगे कि 2021 में ये सब्सिडरी होती तो एक्सचेंज रिजर्व कितने निकलते, वो हमें करना पड़ेगा। यहां तक बात ठीक है कि नहीं? चलो 2021 का सवाल सोचते हैं। अच्छा, कितने नंबर का सवाल है? 25। मेरे ख्याल में 17 18 हो गए वहीं यहां तक, तो अब ये 7 8 की मेहनत हो रही है। 30 जून 21 पे चलते हैं। अगर ये 30 जून 21 पे हम सवाल सॉल्व कर रहे होते तो वो एक्सचेंज रिजर्व की फिगर कैसे निकालते? एस के सारे एसेट्स लेते, इनको किस रेट पे? 30 जून 21 वाले। लायबिलिटीज लेते 30 जून 21 वाले। और अच्छा, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, तो मैं खुद से फिगर ले लेता हूं। लेट्स से ये $40 मिलियन है, ये $15 मिलियन है, तो इक्विटी डॉलर की अगर बात करें तो 25 होगी ना। और इक्विटी को हम 200 में तोड़ते हैं, कैपिटल, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग और पोस्ट। डॉलर के एतबार से ये 25 होगी ना। हम जब रुपीज में जाते हैं, ये 25 नहीं बात समझ आई? हम जब कल एक्सचेंज रिजर्व्स निकाल रहे थे तो एक्सचेंज रिजर्व निकालने का तरीका ये था कि अच्छा, इसकी भी मैं वैल्यूज ले लेता हूं। इसको कर लेता हूं 10, इसको कर लेता हूं 7, इसको कर लेता हूं 8। जब कल एक्सचेंज रिजर्व निकाले थे तो उसका तरीका ये था कि इस पे ईयर एंड वाला रेट लगाएं। ये सारी फिगर्स मैं खुद ही अज्यूम कर रहा हूं, एक बात समझाना चाह रहा हूं। इस पे ईयर एंड वाला रेट लगाएं, ईयर एंड का रेट है 20 रुपए। इसके ऊपर भी ईयर एंड वाला रेट लगाएं, इसके ऊपर और इसके ऊपर एक्विजिशन डेट वाला 12 इसके ऊपर जो उस पीरियड का एवरेज है चलो 16। और जब ये रेट लगा के रुपीज में आंसर आ जाए तो फिर बैलेंस शीट को बैलेंस कर ले। लगाइएगा जरा रेट। एसेट्स हो गए 800, लायबिलिटीज हो गई 300 और 120, $128। और फिर इसको बैलेंस करें। हम्म 168 ये एक्सचेंज रिजर्व आ जाता। तो हमें 30 जून 21 पे खड़े होके ये 168 ढूंढना है जो कल सीखा था, लेकिन हमें तो पिछले साल की एसेट्स लायबिलिटी नहीं पता। तो अगर हमें एसेट्स लायबिलिटी नहीं पता तो 25 तो पता है ना, ये 25 ही है ना। तो फिर हम एसेट्स लायबिलिटीज के मोहताज नहीं बनते। हम ऐसा करते हैं कि इस 25 क्या है? पूरी इक्विटी। इस पे क्लोजिंग रेट लगा लेते हैं। एसेट लायबिलिटी का किस्सा ही निकल गया बीच में से। अब भी देखें 168 ही आएगा। है ना।
हमें इस दिन का ये एक्सचेंज रिजर्व क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि सब्सिडरी बेच रहे हैं, तो वो जो एक्सचेंज उस वक्त तक रिजर्व थे वो भी गेन ऑन डिस्पोजल में मिलाने पड़ेंगे। तो इसलिए सवाल बेशक हम 22 का कर रहे हैं, लेकिन हमें 30 जून 21 पे खड़े होकर ये फिगर निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए तो 21 की पूरी बैलेंस शीट चाहिए होती, तो मैंने आपको यहां से ये सिखाया कि वैसे भी चलेगा काम। अगर हमें इस दिन की इक्विटी पता चल जाए तो उससे भी हम 168 निकाल लेंगे। तो ये करने लगे अब। अगर ये कहानी कुछ लिखना चाहे तो मर्जी आपकी, फिर मैं इसको वर्किंग करके देता हूं। अगर लिखनी है कहानी तो मर्जी है। हाँ जी, तो हम लोग ना 30 जून 21 की एक्सचेंज रिजर्व की फिगर तो निकालना चाह ही रहे हैं। उसके अलावा हमें यहां की फिगर्स इसलिए भी चाहिए क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल भी निकालना है। ये एक्विजिशन डेट है ना, तो एक्विजिशन डेट पे इसके नेट एसेट्स कितने थे? गुडविल की वर्किंग में हम निकाल चुके हैं। और एक्विजिशन पे रेट था 10, बल्कि $340। यहां से यहां तक चलना है। पैट इस साल में कितना कमाया? इन दोनों का डिफरेंस 30। कोई डिविडेंड नहीं, तो नेट एसेट्स एट 30 जून 21 370। इस पे एक्सचेंज रेट 10। 2021 के पैट पे 21 का एवरेज 11। 2021 30 जून की इक्विटी पे 2021 का क्लोजिंग 2021 का क्लोजिंग 3400 33। और ये
कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। $210, ये तो सवाल वाली रिटेन अर्निंग है ना, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन में तो डालनी है। 10 मिलियन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। लाइफ 5 ईयर्स थी, तो 2 28। डबल 4, ठीक है। तो एक्सचेंज रिजर्व्स बन गए। ये वो फिगर निकाली है मैंने जो 30 जून 21 की हम ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनाते तो निकालते। अभी जो सारी कहानी समझाई थी ये वो फिगर निकाली। एसेट्स लायबिलिटीज की जगह ये आ गया। अब चूंकि सब्सिडरी बिक रही है तो गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं। कंसोलिडेशन के सवाल जब तक सारे लिख लिख के सॉल्व नहीं होंगे पेपर में, ये आपके अंदर ये टैलेंट अचानक नहीं आ जाएगा। और कंसोलिडेशन के सवालों में मुश्किल ये है कि इतना सारा कुछ जब एक सवाल में आता है ना तो फिर दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सवाल लिख लिख के सॉल्व करें। अच्छा, और एग्जाम की अकलमंदी ये है कि सीएल की समझ नहीं आ रही, दफा करें, है ही नहीं सीएल, जीएल करें तो फारिग करें सवाल, आगे बढ़े। 25 में से 15-16 नंबर आ गए। यानी आप अभी जैसे मैंने क्या किया, जीएल को फारिग कर दिया। अब आप क्या किया होगा, पेपर में सारी वर्किंग खोल के बैठे होंगे, सीएल पे फंसे और समझ नहीं आ रही, 15-20 मिनट लगाने के बाद छोड़ दिया सवाल, तो वो जो आसान नंबर थे वो जाया कर दिए। तो अगर कोई फॉरेन ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा छोड़ दे, उसके अलावा सवाल सोल्व कर ले। हाँ जी, गेन ऑन सब्सिडरी बेची है, कितने की बेची है? कैश बेच दिए ना, 50% शेयर्स बेच दिए। कितने के? 2-1। और किस दिन बेचे हैं? 1 जुलाई 21। कितने का था डॉलर? 12 का। 25। और चूंकि सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची तो फेयर वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट रख ली। अच्छा, 1 मिनट है जरा, मैं जिस बात में आ गया मुझे लगा मैंने गड़बड़ कर दी। नहीं, सही है जी। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट रखी? 30%। तो उसकी फिगर क्या लिखनी होती है जो उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू है, तो वो कितनी है? जब हम 50 बेच रहे थे तो बाकी 30% की उस वक्त फेयर वैल्यू कितनी थी? जी, हमने कितने टोटल शेयर्स खरीदे थे इसके? हमने सीएल के कितने खरीदे थे शेयर्स? 80% ना। मिलियन कितने थे? 12 मिलियन। और अब हमने जब 50% बेच दिए तो हमारे पास कितने मिलियन रह गए? 30% रह गए ना। कितने मिलियन? सीएल के टोटल शेयर्स कितने? 15 मिलियन। 30% हमारे पास अब भी हैं, कितने? 4.5। इतने शेयर्स हमारे पास अब भी हैं। एक कितने का था उस वक्त? जब हमने इसको बेचा है $25 का, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड हो गई। किस दिन की बात हो रही है ये? 1 जुलाई 21। 12 रुपए। 1350। इसमें से गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी निकाल रहा हूं। इसमें से हम लोग लेस किया करते हैं उस वक्त ये सब्सिडी क्या बला थी, तो उस वक्त ये बला थी। ये निकाल लिया है ना, तो ये मेहनत यहां भी काम आ रही है। उस वक्त सब्सिडी ये थी, एडजस्टमेंट्स डालने के बाद 4416। गुडविल की कैरिंग अमाउंट होती तो वो भी यहां लिख लेते, तो गुडविल तो थी नहीं। और इसमें क्या करें? एनसीआई माइनस
ये कैसे निकालें? जो उस वक्त एनसीआई होती, अच्छा पता नहीं मैंने पहले कहा है कि नहीं कहा, मुझे याद नहीं है। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे ना हो ना तो ये बड़ा आसान है, इसी के ऊपर परसेंटेज लगा दें। वो तो एनसीआई के ऊपर हो तो आप फिर वैल्यू एट एक्विजिशन और रिटेन अर्निंग निकालें। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस इस पे लगा दें परसेंटेज। जी 3.32 जी जी मैं करता हूँ, एक चीज चेक कर लूँ जरा। जी बताएं कितना? $3.9.2 ये हो गया गेन ऑन डिस्पोजल। और मैंने ये कहा था कि जब हमने फॉरेन सब्सिडरी बेचनी है तो इस गेन ऑन डिस्पोजल के साथ जो हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इसमें साथ मिला देने हैं। इसमें एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा हिस्सा भी साथ मिला देंगे, क्योंकि जब सब्सिडरी ही नहीं रहने वाली तो उसके एक्सचेंज रिजर्व रख के हमने क्या करना है। तो हमारे कितने हैं? 708 का 566 ये है जो हम लोग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी लिखेंगे। 9.6 सही है। अभी फॉरेन एसोसिएट रहती है, अभी मैंने सब्सिडी को हैंडल, अभी 2022 रहता है। अच्छा अगर आपको ये बात समझ आए तो, वरना मैं आपको फिगर्स भी लिख दूंगा, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं। ये 308 है पोस्ट, ये पोस्ट है। जब तक ये एस था ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट रिटेन अर्निंग नहीं है। लेकिन सब्सिडी बनी और खत्म हो गई, यही पोस्ट है। जब ये एस थी तो दिस माइनस दिस यही बनता है 80। कितना? 46.4। $963.6। हाँ जी यहां तक। अब इस पोर्शन पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ए बना और यहां इक्विटी मेथड लगेगा। इन्वेस्टमेंट इन ए की पैदाइश कितनी अमाउंट से हुई? इससे, यहां से ये ए क्रिएट हुआ है ना, लेकिन इसकी बजाय मैं डॉलर में चलूंगा
क्योंकि एसोसिएट के ऊपर भी एक्सचेंज गेन लॉस निकलना है, तो मैं इसको इधर वापस तोड़ के लिख रहा हूं। यहां बेशक 12 लिख के 1350 लिख लें, लेकिन डॉलर भी बताएं। 4.5 इंटू 25 11.5। अब यहां से आगे चलें, इक्विटी मेथड। इस दौर में इसका कितना पैड है? 1 साल ही है, तो पैड 235 माइनस 210 माइनस 2, 1 साल और। कौन सा एक्सचेंज रेट? 22 का एवरेज, टू 11 और एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस 1.3। कौन सा एक्सचेंज रेट? 1। तो एक्सचेंज रिजर्व एसोसिएट का आ गया 248। नहीं भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ओ हाँ ना यार, क्या करता हूँ। इतना बड़ा सवाल होना फिर दिमाग खराब हो जाता है। ये गलती हो गई भाई, ये एसोसिएट की फिगर गलत लिखी है। एक तो ये जब ये एसोसिएट बनी तो तब फेयर वैल्यू डिफरेंट अलग से होती है, वो सब्सिडी वाली तो नहीं चलती बाकी। तो ये 2 माइनस गलत किया था। दूसरा, हम ये इक्विटी मेथड लगा रहे हैं तो पूरा पैड थोड़ी ऐड करेंगे, अपना हिस्सा ऐड करेंगे ना। तेरा था वन 2 3। चलो शुक्र है, सही। तो हमें फिर इसकी भी जरूरत नहीं रही, इसका रिजल्ट यही तो, एक ही तो साल हुआ है। और ये वाला एक्सचेंज रिजर्व तो गया सब्सिडरी के साथ, ये वाला एक्सचेंज रिजर्व है जो यहां जाएगी 232 पॉइंट। सब्सिडरी वाला एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया ना, सब्सिडरी गई सारी। एसोसिएट वाला एक्सचेंज रिजर्व है जो इधर है। सब्सिडरी वाला तो क्लोज हो गया ना, एसोसिएट वाला एक्सचेंज रिजर्व आ गया। और बस खत्म, ये रिटेन अर्निंग का टोटल कर दे। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट हो गई 1600। रिटेन अर्निंग्स का टोटल और सॉरी ये हम्म 8640 नहीं यार, ऐसे ना करें। 6500 420 389
320, 483, 246, 97, 963, ये तो नहीं आ रहा यार, है? हाँ, पॉइंट नंबर 5, पहला ही सेंटेंस। जब हम गेन ऑन डिस्पोजल लिखते हैं तो पेरेंट ने जो अपनी बुक्स में किया होता है वो रिवर्स करते हैं। तो पेरेंट ने अपनी बुक्स में एक अजीब सा काम ये किया था कि सेल प्रोसीड्स को रिटेन अर्निंग में क्रेडिट कर दिया था। कैश डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये पॉइंट 5 में पहली लाइन में लिखा हुआ, ये उसने सारा क्रेडिट कर दिया। ये निकाल देते हैं। $25, 80 निकाल दिया। चले अब सही आएगा। 60, 6 फिर 0, नहीं फिर बैलेंस शीट आउट हो जाएगी ना। 0.86, पक्की बात है, ठीक। इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली हो गई होगी। कह रही है? हाँ, चलिए 79 बस।